चलो 7 बज गए, पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे टीआईआर। टीआईआर की दो बेसिक शर्तें हैं। पहली, द लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और दूसरा, जिस पॉइंट पर टीआईआर हो रहा है वहां का एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी में एक नई चीज पढ़ते हैं, सर्कल ऑफ विजन। सर्कल ऑफ विजन। डायग्राम बना लीजिए। एक पॉन्ड है, पॉन्ड में पानी भरा हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। नीचे एक बल्ब है, सोर्स है। ऊपर एयर है। चलें, अब हो क्या रहा है, तालाब है, पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर एक बल्ब है, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है। बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, ये लाइट निकली, डेंसर से लेयर में जाएगी, क्या होगी, रिफ्रैक्ट। फिर लाइट निकली, अगर ये एंगल क्रिटिकल हो गया तो कितने पे जाएगी, 90 पर। और अगर इससे ज्यादा एंगल पे आ गई तो टकरा के कहां जाएगी, नीचे। वापस देखिएगा फिर से, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, निकला, रिफ्रैक्ट होके हवा में गया। अगर क्रिटिकल पे होगा तो 90 पे चला जाएगा, क्रिटिकल से ज्यादा होगा तो वापस टकरा के आ जाएगा, टीआई। अब मैं कहना क्या चाहता हूं वो सुनिएगा। बल्ब से प्रकाश जो निकल रहा है वो बच्चों इन दो बिंदुओं के बाहर नहीं जा रहा। ध्यान से देखिए, यहां जो व्यक्ति खड़ा होगा उसकी आंख में लाइट जाएगी नहीं, बल्ब से लाइट आ तो रही है पर क्या कर रही है, टीआईआर। इसका मतलब इस बल्ब से जो प्रकाश बाहर निकल रहा है वो केवल और केवल किसके रूप में निकल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। इसलिए टॉपिक का नाम है सर्कल ऑफ विजन। आप बाहर से पॉइंट को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, अच्छा जो प्रकाश निकल रहा है वो क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है। और इस सर्कल की जो रेडियस है वही हम निकालना चाहते हैं। वैसे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है r बराबर h अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। वैसे तो सीधा याद रखना है, पर हमारे पास अभी समय है, हमारे पास अभी पर्याप्त टाइम है, हम इसको डिराइव भी करके देखेंगे ताकि हमें थोड़ी फिजिक्स समझ में आए। बाकी तो सीधा याद होना चाहिए। पर आप पूरी कहानी सुने, सीधा फॉर्मूला रखने से काम नहीं चलेगा। आपके पास पूरा एक निबंध होना चाहिए। क्या मैं जैसा बोल रहा हूं वो सुनिए ताकि नींद भी खुले। पहली क्लास है, पॉन्ड है, बल्ब उसके अंदर है, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है। ये देखिए पहली लाइट रे निकली, ये रिफ्लेक्ट होके हवा में गई, वापस हवा में गई। ये जो क्रिटिकल पे आ गई, सोच के बताइए ये कितने पे जाएगी, ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद जो भी लाइट आ रही है वो टकरा के ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद लाइट टकरा के। मैं ये कहना चाहता हूं जो प्रकाश निकल रहा है वो केवल इस सर्कल से ही बाहर निकल रहा है। दैट्स व्हाई द टॉपिक इज सर्कल ऑफ विजन। और आपसे पूछा जाता है इस सर्कल की क्या बताइए, रेडियस। ये रेडियस, इसका फॉर्मूला है h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस h। क्या है h, उस बल्ब की हाइट बोलो या डेप्थ बोल दो, जो भी बोले। म्यू क्या है, उस पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नोट करिए, फिर मैं इसको डिराइव करके आपको दिखाता हूं। बाकी परीक्षा के लिए सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर भी एक बात अपन समझते हैं, अंदर वाले को तो कुछ हो ही नहीं रहा, बाहर वाले की बात हो रही है। तो आर का फॉर्मूला है h अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला सीधा याद करने का भाई, एनसीईआरटी में भी प्रश्न है, परीक्षा में, नीट में, ऑल इंडिया लेवल पे भी पूछा जा चुका है। अभी डिराइव करके देखते हैं जिससे थोड़ी सी फिजिक्स में और धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी। नहीं तो क्या सीधा रटेंगे ना तो ऐसा लगेगा रे यार बिल्कुल ही याद करना पड़ रहा है। समझ लेते हैं अच्छे से, 2-3 बार फॉर्मूला बोल लो ताकि थोड़ी सी नींद खुल जाए। आर बराबर h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। चलिए करूं, नेक्स्ट कर दूं क्या, जल्दी से आ जाओ फटाफट करें। चलो अब आराम से समझना मैथ, ठीक है, बिल्कुल तरीके से। धीरे धीरे मैथ्स का डर ऐसे ही हटेगा, 5-10 दिन में नहीं हटेगा। रोज बातें को समझेंगे, रोज करेंगे, धीरे धीरे बात समझ में आ जाती है। सभी लोग बोर्ड पे देखें, ये बोलिए क्या है, बल्ब।
ये लाइट निकल रही है क्रिटिकल एंगल वाली, खुद बताइए जो क्रिटिकल एंगल पे जाएगी वो कितने पे जाएगी? 90। एक एक चीज बताइए, और बनाते समय सोचते समय साइंस बोलिए, बोलोगे तभी डर हटेगा, बिना एफर्ट लगाए कुछ भी नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। कोई ऐसा कैप्सूल या कोई ऐसा नहीं है कि कैप्सूल को खा लिया और सब्जेक्ट तैयार हो गया, आपको बोलना पड़ेगा। पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर बल्ब है, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, ये लाइट क्रिटिकल पर आ रही है, क्रिटिकल पे आएगी तो कितने पे जाएगी? 90 पे। क्या क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं? स्नेल लॉ लगा दो, नीचे का म्यू, नीचे का साइन, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, तो म्यू साइन थीटा सी बराबर 1, तो साइन थीटा सी बराबर, सर आपने ऐसे इतना जबरदस्त स्नेल लॉ लगाया, आपने सीधा हमें सिखा रखा है, वो लगा दें क्या? हाँ वो लगा दो, बड़ी वैल्यू हमेशा। अब बताइए 1 और म्यू में बड़ा कौन? क्योंकि 1 सबसे छोटा होता है। अब बताइए बड़ा कौन? म्यू। ये सीधा आ गया। तो धीरे धीरे इसकी तरफ शिफ्ट हो जाओ कि क्रिटिकल एंगल के लिए बार बार स्नेल लॉ कौन लगाया करे, सीधा बड़ी वैल्यू से क्या कर दो? डिवाइड। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, मैं चित्र पूरा बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये भी कितना होगा बताइए? थीटा सी। ये क्या है? सर्कल, इसकी रेडियस, यस और नो? अब मैं ये ट्राइंगल निकाल के बाहर बना रहा हूं, ये है आपका आर, ये है आपका एच, और सोचिए अगर अगर ये थीटा सी है तो क्या ये भी थीटा सी होगा क्या? पूछें क्यों? ऑल्टरनेट एंगल। क्यों होगा ऑल्टरनेट एंगल? कौन सा ट्राइंगल मैंने बाहर बनाया है बता देता हूं आपको, ये वाला ट्राइंगल बाहर बनाया है। इधर वाली साइड बताइए कितनी? आर, इधर वाली एच, ये एच है। चलो जल्दी से, ये थीटा सी है, क्या ये बता सकते हैं पाइथागोरस से? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यहां साइन थीटा सी की वैल्यू बताओ। साइन थीटा सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन, ईमानदारी से बताइए, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिस साइड पे दो एंगल बनते हैं वो बेस, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर आर, हाइपोटेनियस आर स्क्वायर प्लस, ये किसकी वैल्यू है? साइन की। ये भी किसकी है? दोनों को क्या कर दो? आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 1/, क्या करिए? स्क्वायरिंग, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 1/म्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई, म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को उधर ले जाओ बराबर एच स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन, म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो आर बराबर एच अपॉन अंडर रूट ऑफ, मुझे पक्का पता है कि कोई पेपर में नहीं पूछेगा, पर मुझे ये भी पता है इससे स्नेल लॉ समझ में आ रहा है, इससे ये वाली बात रिवाइज हो गई, साइन थीटा सी का फॉर्मूला रिवाइज हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन, ये ऐसी बातें हैं जो दूसरे सवालों में आपको मजे कराएंगी। यहां तो केवल इस फॉर्मूले को रटने से काम चल जाएगा, आपको जब रिवाइज करना है आप सीधा फॉर्मूला रिवाइज करिए, पर एक बार इन बातों को समझेंगे ना तो धीरे धीरे जो हमारा मैथमेटिक्स का डर है वो धीरे धीरे ऐसे ही हटेगा। जब हम 70-80 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें चीजें चमकेंगी, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लिखना शुरू करिए, ऊपर लिख लीजिएगा डेरिवेशन। डेरिवेशन के पीछे मकसद सिर्फ मैथ सिखाना है, मुझे पक्का पता है कि पेपर ऑब्जेक्टिव है, पेपर में कोई नहीं पूछेगा, मुझे बिल्कुल क्लियर पता है, पर जो मैथमेटिक्स की बातें हैं, जो आपको बेसिक चीजें हैं वो सीखनी पड़ेंगी। इसे बोलते हैं सर्कल ऑफ विजन। और थोड़ा इमेजिन करिए, जब हम बाहर से खड़े होकर देखेंगे, इन बातों को समझिए, तो पता है हमें क्या लगेगा? प्रकाश किस रूप में बाहर आ रहा है? सर्कल के रूप में बाहर आ रहा है। ये लाइन बार बार बोलिए, क्रिटिकल एंगल पर आएंगे तो कितने पे जाते हैं? 90 पर। अच्छा उल्टा भी सच है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, 90 डिग्री पर आओगे तो कितने पे जाओगे? क्रिटिकल एंगल पर। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहलाती है, क्रिटिकल पर इंसिडेंट होंगे तो 90 पर रिफ्रैक्ट होंगे, उल्टा अगर 90 पर इंसिडेंट होंगे तो क्रिटिकल एंगल पर रिफ्रैक्ट होंगे। बेटा जल्दी बराबर आ जाए। बढ़ू आगे, उधर वाली जो दो बेंच है ना वो खाली छोड़ दिया करो, इधर बैठा करो, उससे क्या फायदा, जो भी लेट आएगा ना तो सीधा उधर वाले ट्रैक पे जाके पीछे की दो बेंच पे, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है? तो लास्ट की दो बेंच छोड़ दिया करो, बाकी इतनी जगह है, तो जो भी बच्चा लेट आएगा वो क्या सीधा वहां पीछे जाके बैठ जाएगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। चले आगे बढ़े क्या? तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, आर बराबर एच अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखिए
कैसा इस पे सवाल आ सकता है? एक बढ़िया सवाल इस पे देखते हैं। पॉन्ड है, इसके अंदर एक कॉइन रखा गया है, कॉइन से लाइट रे निकल रही है और ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद ऐसे जा रही है 90 डिग्री, ठीक है। और ये दूरी दे रखी है 3, ये दूरी दे रखी है 4। आपसे पूछा गया है मीडियम में लाइट की स्पीड बताओ, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बहुत प्यारा सवाल है, दो तरीके से आपको करके बताऊंगा, पर पहले आप सवाल को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये कॉइन से लाइट निकली और 90 पे जा रही है। अब दो तरीके से समझाता हूं, है ना, जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो करें। इंपॉर्टेंट है अप्रोच क्या हो रही है, और वो धीरे धीरे डेवलप होती है, उसमें आप परेशान मत होइए। हो सकता है भी मॉड्यूल में 10 में से 2 प्रश्न सॉल्व हो, 5 प्रश्न हो, परेशान मत होइए, और आप करते रहिए, मैं धीरे धीरे उसमें बताता रहूंगा। आप बने रहोगे ना 15-20 दिन, तब फिर चीजें समझ में आएंगी। तो ऐसे बिल्कुल परेशान नहीं होना होता है कि यार 10 में से 2 ही बने, अरे कोई बात नहीं, 2 बन रहे हैं ना, धीरे धीरे 5 भी बनेंगे, 8 भी बनेंगे, 10 भी बनेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना। कुछ भी धीरे धीरे पेशेंस के साथ चीजें समझ में आती हैं। अब जैसे देखिए, कॉइन से लाइट रे निकल रही है और कितने पे जा रही है? 90 पर। आपको क्या लगा? यार भाई साहब, ये पक्का पक्का क्या रहा होगा? थीटा सी रहा होगा। सोचिए कैसे चमका थीटा सी, बताइए। अगर वो 90 पे जा रही है, इसका मतलब वो थीटा सी पर आ रही होगी। बताइए पहला चमका क्या? दूसरा, ये बताइए क्या ये भी थीटा सी रहा होगा? अब बताइए, ये ट्राइंगल मैंने बाहर बनाया, ये कितना है? 3, ये कितना है? 4, बताओ ये कितना? 5, ये थीटा सी, साइन थीटा सी बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3, हाइपो 5। तो साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5, 37 भी बोल सकते थे, ये आ गई। अब हम जानते हैं क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, बताइए क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बताइए। 1/म्यू ऊपर या म्यू नीचे? क्यों नीचे, क्यों? बड़ी वैल्यू नीचे। ये भी साइन थीटा सी, ये भी साइन थीटा सी, दोनों को क्या कर दें? इक्वेट। तो 1/म्यू बराबर 3/5, तो म्यू की वैल्यू आ गई 5/3। पर हमें तो स्पीड पूछा है। अरे क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? पहला लेक्चर, म्यू बराबर म्यू 5/3, सी 3 × 10⁸ तो बताइए 5v बराबर 3 3 9, तो v आ जाएगा 9/5, 9/5 मतलब 1 ये तो है पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा देखते हैं, बाद में नोट करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा बच्चा कैसे सोचता है? बच्चा सोचता है सर देखो ये कॉइन है, कॉइन से ये लाइट निकल रही है, 90 पे जा रही है, सर यहां भी तो लाइट आएगी और 90 पे जाएगी। अरे सर, मुझे तो ये सर्कल जैसी फीलिंग आ रही है। ये कितना है? 3, ये कितना है? 4। सर डायग्राम में याद करो, ये होता था आर, ये होता था एच। भाई साहब, मुझे तो सर्कल ऑफ विजन याद आ गया। म्यू स्क्वायर -1, आर 3, एच 4, स्क्वायरिंग कर दी तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, म्यू स्क्वायर माइनस 9 म्यू स्क्वायर -9 बराबर 16, 9 म्यू स्क्वायर बराबर 16 + 9, 9 म्यू स्क्वायर बराबर 25, तो म्यू स्क्वायर बराबर 25/9, म्यू बराबर वही आ गया, म्यू आ गया। अब म्यू बराबर क्या लगा दें? c/, जो आपको चमके। इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो एग्जाम में उसने किताब में जो सॉल्यूशन लिखा है वही आप करो, आपको अगर सही कॉन्सेप्ट आता है कोई दिक्कत। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं। आइए नोट करिए, ये मेथड नंबर 1 है। एग्जाम में एक ही मेथड से करना है, बात सही है, पर अभी हमें थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, सोचना सीखना है। और सोचना सीखेंगे जब 40-50 क्वेश्चन कर लेंगे, तब सोचना सीख पाएंगे कि अच्छा इस तरह से बातें मेरे चमक रही हैं। तो आपने क्या किया थोड़ा देखिए। मैंने तो ये सोचा कि क्रिटिक 90 पे जा रही है, मतलब ये एंगल कितना रहा होगा? क्रिटिकल। यहां से मैंने साइन थीटा सी निकाला, साइन थीटा सी मुझे पता था, मैंने दोनों को क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। म्यू आ गया, पर उसने तो स्पीड पूछी थी, फिर मैंने सोचा अरे म्यू तो क्या होता है? c/v, म्यू तो होता है c/v, वहां से आ गया। बताइए क्या ये बात ओके है क्या? आगे बढ़े हैं, जल्दी आओ। बढ़ो।
ये मेथड 2 है, जिसको यही चमक गया सीधा, अरे ये तो सर्कल ऑफ विजन का सवाल है, सर्कल ऑफ विजन का सवाल है, तो डायरेक्ट ही हमें रेडियस की फील आ गई कि कितनी है, 3 है, डायरेक्ट रेडियस की फील आ गई, रेडियस कितनी है, 3, हाइट कितनी है, h। बताइए क्या ये बात ओके है क्या? अच्छा सवाल है, आया हुआ है पेपर में, काम का प्रश्न। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ थोड़ी इंटरेस्टिंग बात सीखते हैं। लिखिए कंसेप्चुअल नोट, जल्दी आप यार, जल्दी लेख। पढ़े? चलो आप सुनना कुछ बातें बढ़िया नोट लगा के। एक भैया हुए जिनका नाम था कौची। कौची भैया ने बात बोली कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कौन सी लाइट को आप इंसिडेंट करवा रहे हो। वापस, वाक्य कठिन है, जबरदस्ती यस ना करें। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कौन सी लाइट की वेवलेंथ आ रही है। जैसे हमने तो रटा हुआ बचपन से, ग्लास का म्यू कितना होता है, 3/2। ये अधूरी बात है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर येलो लाइट आ रही है या ग्रीन आ रही है या रेड आ रही है। ये बताने वाले कौन थे? कौची। कौची ने कहा किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर गिरने वाली लाइट की वेवलेंथ क्या है, और वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स। मतलब जिसका लैम्डा ज्यादा, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू, कहने वाले कौन? कौची। विब्योर, विब्योर से समझिए, वायलेट से रेड जाने पर लैम्डा, एक एक बात को समझिए, लैम्डा। तो बताइए लैम्डा सबसे ज्यादा किसका? रेड का। इनफैक्ट अच्छे बच्चों को तो इसकी रेंज भी याद होती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, जिससे साफ पता चलता है रेड की कितनी, 700। छोटी छोटी बात सीखें, मैंने आपको प्रॉमिस किया है, कभी हम आपको ऐसा नहीं बोलेंगे यार ये तो तेरे पढ़ा हुआ है, ये तो आता होगा, ये तो 11वीं 12वीं में पढ़ लिया था, ये भी नहीं कर पा रहा है, गधा है क्या, ऐसे कोई शब्द बोलेंगे? हर बात सीखिए, पर आप इतना प्रॉमिस करिए कि जो एक बार सिखा दें वो आपको फिर याद होना चाहिए। अब ये बात याद होनी चाहिए, वायलेट से रेड जाने पर लैम्डा बढ़ता है, सबसे ज्यादा किसका लैम्डा? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। कौची भैया ने कहा म्यू लैम्डा के इनवर्स, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम, मतलब रेड का म्यू सबसे कम। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये कोई प्रिज्म है, इसके ऊपर गिरी व्हाइट लाइट। अब कायदे से तो ये प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है, तो ग्लास का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है। नहीं, चूंकि व्हाइट लाइट में सभी कलर हैं, तो सभी कलर के लिए ये प्रिज्म अलग अलग तरह का क्या देगा? म्यू। अलग अलग तरह का क्या देगा? म्यू देगा। और म्यू किसके लिए सबसे कम देगा? रेड कलर के लिए वो सबसे कम म्यू को क्या करेगा? ऑफर करेगा। ये बात सुनने में कठिन है, एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप बातों को रिलेट कर पाए। अपनी मम्मी, माँ, मदर, मम्मी जो हम बोलते हैं, उन मम्मी का व्यवहार भी आप देखिए, आपके प्रति उनका व्यवहार अलग है, पिताजी के प्रति उनका व्यवहार अलग है। और इंटरेस्टिंग देखिए, दादी और नानी के प्रति बिल्कुल अलग है। नानी से बात करती है तो मम्मी कितनी खुश रहती है, आराम से फोन पे बात करती है। दादी से तो ऐसा लगता है तलवार चल रही हो। धीरे धीरे अपन को समझ में आया, बचपन में तो अपन को समझ में नहीं आया यार ये क्या है, फिर धीरे धीरे मसले समझ में आए यार दादी और मम्मी की तो हमेशा अपोजिट रहती है, कभी बनती ही। मदर लेडी एक ही है, पर उस लेडी का व्यवहार आपके प्रति अलग है, आपके पड़ोसी के प्रति उनका व्यवहार अलग है, पिताजी के प्रति उनका व्यवहार अलग है, सास के प्रति व्यवहार अलग है, अपनी खुद की मम्मी के प्रति व्यवहार। तो वैसा ही रिलेट करिए, है ये एक ही प्रिज्म, बट इस सबके लिए जो म्यू है वो अलग अलग है। और ये कहने वाले कौन थे? कौची। अब पूरा सेंटेंस सुनिए, मजा आएगा। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या है, और म्यू लैम्डा के क्या है? इनवर्स। जिसका लैम्डा कम उसका म्यू सबसे ज्यादा। रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, तो रेड के लिए म्यू सबसे कम होगा। देखिए फिजिक्स बोलने के अंदाज में भी मजा है। बच्चा बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर, यार कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी ना होता है। जैसे आपने लिखा म्यू रेड, किताबों में म्यू रेड लिखा हुआ है, तो मैं क्या पढ़ूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? रेड का। अरे कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी ना होता है। सही सेंटेंस बोलो तो आपको खुद को मजा आए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर रेड कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर वायलेट कलर। शब्दों शब्दों में ही फिजिक्स है भाई, ऐसे ही धीरे धीरे साइंस डेवलप होती है। कहते हैं ना यार सर मेरा दोस्त है सब बढ़िया सीख लेता है, सब बढ़िया फिजिक्स चलती है उसकी। भाई उसने मेहनत करी है, आप मेहनत करोगे आपकी भी चले। एक सामान्य बच्चा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का, अरे रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे होता है यार? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? मीडियम का। किसका होता है? सही सेंटेंस क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर रेड कलर, और फॉर रेड कलर इसका क्या होगा? मिनिमम। बताइए क्या ये बात समझ में आती है? और यहीं से मजे आएंगे, क्योंकि सबके लिए म्यू अलग अलग है।
अब देखना मजे आएंगे। म्यू बराबर होता है, म्यू अलग अलग है, इसलिए प्रिज्म में जाने के बाद सभी कलर की वेलोसिटी भी, इसलिए 10th क्लास में पढ़ते थे जब लाइट प्रिज्म में जाती है तो 7 भागों में बट जाती है और इसे बोलते हैं डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं? क्यों हो रहा है डिस्पर्शन? अब बोलिए टूटा फूटा असंगठित का सवाल है 2018 का। प्रिज्म सभी के लिए म्यू अलग अलग देगा, म्यू अलग अलग देगा, वेलोसिटी अलग अलग, और वेलोसिटी अलग अलग तो कलर एक साथ नहीं चलेंगे, बिखर जाएंगे। सर इसका कोई एग्जांपल दीजिए कि वेलोसिटी अलग होने से बिखर क्यों जाएंगे। छोटा एग्जांपल सुनिए। मैंने एक छोटा बच्चा 3 साल का आपको कहा कि भैया ध्यान रखना है आपको पूरे दिन गार्डन में इसका, यार इसका हाथ मत छोड़ना। आप उसके हाथ पकड़ के रहोगे, उसके कदम छोटे छोटे हैं तो आपको भी छोटे छोटे कदम चलने पड़ेंगे। आप अपने नॉर्मल कदम से चलोगे तो गिर जाएगा, वो गिर जाएगा, क्योंकि उसके तो कदम छोटे हैं और आपके कदम बड़े, आप तो तेज चल पा रहे हो और वो तो इतना चले वो गिर गया पीछे। जबकि आपने कहा एजी सर क्या गए थे यार साथ ही रहना है, तो आपको पता है अगर वो भागेगा ना तो आपको भी छोटे छोटे कदम में भागना पड़ेगा। कारण क्या है? अगर साथ रहना है तो आपकी और उसकी वेलोसिटी को सेम होना पड़ेगा। प्रिज्म के अंदर सभी कलर की स्पीड अलग अलग हो गई, इसलिए वो साथ नहीं रह पाएंगे और वो 7 कलर में टूट जाएंगे, और इस टूटने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं डिस्पर्शन, जो 5-6 दिन बाद आएगा हमारे सिलेबस में भी है। डिस्पर्शन क्यों होता है इसका रीजन बताइए। प्रिज्म के अंदर सभी कलर की वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है। क्यों हो जाती है? कॉची रिलेशन, क्योंकि व्हाइट लाइट में सबका लैम्डा अलग अलग है, लैम्डा अलग अलग है तो म्यू भी अलग अलग। नहीं आ पा रहा समझ? नोट करिए तो ध्यान रखिए, म्यू रेड कलर के लिए म्यू सबसे कम होगा। अब इसको जोड़ते हैं TIR से, वो देखना, नोट करते चलिए। हाँ जी हाँ जी, ना ना सभी सभी के लिए, सबके लिए। थोड़ा तेज तेज लिखो, 4-5 दिन 6 दिन और इंतजार करूंगा, फिर थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा दूंगा भाई, इसलिए थोड़ा सा लिखने की स्पीड बढ़ाइए। 5 दिन 6 दिन और रुक जाऊंगा, और कोशिश करिए जब मैं लिख रहा हूं ना उस समय आप भी लिखिए, आदत बना लीजिए। जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो आप भी उसको साथ साथ लिख लें जितना लिख सकते हैं, जब मैं समझा रहा हूं तब रुक जाए। ये आपको ना ऐसा मैच करना पड़ेगा तभी काम चलेगा, क्योंकि अपन को साल भर साथ रहना है, तो अपन चीजों को थोड़ा सा सही तरीके से मैनेज करेंगे तो सिलेबस अच्छे तरीके से चलेगा। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में बैठाइए, यार तेज लिखना जरूरी है। पीछे बेंच पे खड़े होकर एसी को कम कर दे, टेम्परेचर को, खड़ा हो जाए सर, नीचे वाला हाँ और कम कर दे, बस ठीक है, एकदम बढ़िया कूलिंग हो जाए ताकि नींद जैसा हो जाए बढ़िया। हाँ चले आगे बढ़े क्या? याद रखो अब सीधा, कौची भैया ने क्या कहा बोलो, म्यू लैम्डा के इनवर्स, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम। विबग्योर में ज्यादा लैम्डा किसका? रेड का, तो रेड कलर के लिए म्यू सबसे कम। अब यही सोचो मजा आएगा। कर दूं क्या नेक्स्ट? जल्दी आओ रे। चलो आगे आजा, हंसना नहीं है, इधर आजा। हाँ तुरंत आजा यहाँ पर, बात तो करनी नहीं है तो फिर गुप्ता जी मैं बात कब करूंगा? घर जाकर। अपनी तो क्लास में बात चाहिए नहीं, अपने तो सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ बोलूंगा कौन? मैं। मजाक कौन करूंगा? मैं। चलेगी सिर्फ मेरी, बाकी आपको तो देखना अच्छा 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 बस। नहीं नहीं मुस्कुराना नहीं, टेप लगा के आएगा ताकि तुम्हें तो दांत नहीं दिखे। चले आगे बताइए, क्या ये बात सही है? नहीं नहीं वो तो V बराबर एफ लेमडा किसी एक मीडियम में होता है, ये तो हम एक मीडियम से कहां जा रहे हैं? क्या बात सही है क्या? आगे बढ़े, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बताइए, 1/म्यू। आंखें खोलना, रेड का म्यू सबसे कम, तो रेड का क्रिटिकल एंगल सबसे, ये भी पूछा जा चुका है, क्रिटिकल एंगल किसका सबसे ज्यादा होता है? आंसर है रेड का, रेड का क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा। उसको रटो मत, मैं आपको फिर समझा देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर समझाता हूं कि देख अप्रोच कैसे डेवलप होती है। तू रट्टाबाजी में मत जा, अब फिजिक्स को अंदाज बदल पढ़ने का, आज वापिस सीख। सबसे पहले बता विबग्योर,
तू भी ऐसा पढ़, विबग्योर वायलेट से रेड जाने पर लैम्डा बढ़ेगा, तो लैम्डा रेड का सबसे, ये देख पहला पॉइंट, ये मैंने बंद किया, पहला पॉइंट ओके। फिर कौची भैया, म्यू लैम्डा के इनवर्स, लैम्डा रेड का ज्यादा तो म्यू रेड का सबसे कम, ये देख दूसरा पॉइंट ओके करा। फिर क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी बराबर 1 जिसका म्यू ज्यादा जिसका म्यू कम उसके लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा, म्यू रेड का सबसे कम है तो रेड के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे। अब बताइए क्या बात समझ में आ रही है? तो ये अपने आप में एक सवाल है, किस कलर के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा होता है? तो याद रखिए रेड कलर के लिए एंगल सबसे ज्यादा होता है। पूरा ही लिखना चाहें तो रेड सबसे आगे लिखिए, बाकी तो लिखते जाइए, विबग्योर होगा तो उल्टा चलेगा। कोई पूछे आपसे ग्रीन, फिर कोई पूछे वायलेट, कोई पूछे येलो, ऐसा चलेगा, रेड का सबसे ज्यादा। अब यहां से एक बात और समझ में आएगी, जब कठिन लगी रहा है तो पूरा ही कठिन कर दें ताकि पढ़ना ही बंद कर दें, है ना? और देखिए और इसके मजे लेते हैं टॉपिक के। रेड का क्रिटिकल ज्यादा है, या क्रिटिकल होता क्या है? एक ऐसा एंगल जिससे ज्यादा होने पर लाइट क्या करेगी? मान लो रेड का क्रिटिकली 57 डिग्री है, इसका मतलब अगर टीआईआर करवाना है तो लाइट को 57 से भी, अब इसको जोड़ो मेडिकल कॉलेज से, चीजें से ताकि समझ में आए। एम्स का जो कट ऑफ है वो सामान्य मेडिकल कॉलेज से ज्यादा होता है, 710 715 पिछले साल के लिए, इस साल तो 700 देखने को नहीं मिलेंगे, फर्स्ट रैंक की 680 690 पे आ जाएगी, तो 710 715 पे एम्स मिलता था, एम्स की कट ऑफ ज्यादा है, मतलब एम्स मिलना मुश्किल है या आसान है? मुश्किल है। रेड का क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, इसका मतलब रेड का टीआईआर होना कठिन है। जैसे सुनना जल्दीबाजी मत करो, जैसे वायलेट का है 48 डिग्री, अब बताओ लाइट ला रहे हो आप अलग अलग एंगल पर, 40 41 42 43 44 45 46 47, अब बताओ टीआईआर पहले कौन करेगा? वायलेट पहले करेगा क्योंकि वायलेट का कट ऑफ कम है, सबसे अंत में कौन करेगा? मतलब रेड का टीआईआर कराना मुश्किल है। अब देखिए इससे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं और बढ़िया बढ़िया सवाल उससे सॉल्व हो जाएंगे, वो देखिएगा आप, ये समझ में आए तो बहुत शानदार तरीका है, देखना, पढ़ा नहीं होगा आपने, ध्यान से देखिए। ये क्या है? विबग्योर। जैसे जैसे इधर बढ़ोगे तो चांसेस ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेंगे, सुनते जाना, जैसे जैसे पीछे बढ़ोगे चांसेस ऑफ टीआईआर बढ़ेंगे। ये बढ़िया बढ़िया चीजें हैं जो किताबों में और यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, पर सीखेंगे तो मजा आ जाएगा, सवाल ऐसे खट खट सॉल्व होंगे। सर ये आपने क्या लिखा, एलोबरेट करो, आप खुद बोलो, रेड का थीटा सी ज्यादा या कम, इसका मतलब रेड का टीआईआर टीआईआर मुश्किल। और सोचिए अगर लाइट टीआईआर नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी? रिफ्रैक्शन ही तो करेगी। टीआईआर क्या होता है? गई और वापस आई, और सोचो वापस नहीं आई तो कहां गई? ऊपर गई। तो मैं क्या बोल रहा हूं, रेड का टीआईआर मुश्किल है, रेड का टीआईआर मुश्किल है। अच्छा टीआईआर मुश्किल है, इसका मतलब लाइट क्या कर जाएगी? रिफ्रैक्शन। देखो जैसे जैसे आप रेड की तरफ बढ़ोगे चांसेस ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेंगे, वायलेट की तरफ बढ़ोगे तो यस और नो, लिख लीजिए, आगे चलते हैं। पहले पिछले स्लाइड में देखिए कुछ बच गया हो तो, ये बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे थ्योरेटिकल प्रश्न हैं जो आपको आने चाहिए, छोटे छोटे प्रश्न हैं। ये देखिए, ये मैं बीच में क्यों क्रॉस लगा रहा हूं, ताकि आप बोल पाए कि कौन सा स्टेप नहीं आया। आप पता क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो ही कठिन है, मेरा पूरा इलेक्ट्रो बर्बाद है, ऐसा थोड़ी ना होता है। होना क्या चाहिए सर, डाइपोल कम समझ में आया है सर पोटेंशियल के क्वेश्चन नहीं बनते सर कंडक्टर की थ्योरी क्लियर नहीं है, आप तो बस एक लाइन बोल देते हो, पूरी मैकेनिक्स ही बर्बाद है। यार मास्टर परेशान है यार, 4 महीने मैकेनिक चलती है, तूने तो एक लाइन बोल दी मैकेनिक्स ही बर्बाद है, ऐसा थोड़ी ना होता यार, अपन को इतने भोंदू थोड़ी ना है अपने पास, इसलिए देख मैंने सटीक लिखा, तू ऐसा नहीं बोल सर पूरा ही नहीं आया, ऐसा थोड़ी ना, देख कौन सा नहीं आया ये बता। ये पहला स्टेप, वायलेट से रेड जाने पर लैम्डा बढ़ता है, यहाँ ओके। फिर कौची, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू, रेड का म्यू कम। फिर क्रिटिकल एंगल, जिसका म्यू कम उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा। दिमाग में भी इस तरह से लेवल बनाकर पढ़ाई करिए, पहला स्टेप समझ में आया, दूसरा आया, तीसरा आया, आप तो सीधा बोल देते हो फिजिक्स ही बर्बाद है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मेहनत करनी पड़ेगी, सवाल लगाने पड़ेंगे, तभी काम होगा, आप इस बात को समझिए यार, बहुत मेहनत करनी है। क्या ये बात ओके है क्या? अब आराम से खुद बोलिए, अगर कट ऑफ ज्यादा है तो उस कॉलेज की मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, रेड का
क्रिटिकल ज्यादा है, इसका मतलब रेड के टीआईआर होने की चांसेस कम है, और अगर टीआईआर नहीं होगा तो फिर होगा क्या? बताइए क्या बात ओके है? अब एक आपको सवाल बताता हूं बहुत तगड़ा, एम्स में आया हुआ है, जेई मेन में आया हुआ है, सब जगह पूछा गया है, पर आप इस ट्रिक से बिना पेन चलाए सीधा आंसर बता सकते हैं। अपनी डीपीपी में सवाल भी है, सवाल नंबर देखिए 13, डीपीपी नंबर 3, सवाल नंबर 13, 13वां सवाल देखिए। स्टार लगाइए, एम्स का सवाल है, उसके बाद जेई मेन में आया, इसका सॉल्यूशन देख लेंगे तो आपका फिजिक्स से भरोसा उठ जाएगा, ऐसा गूगल में सॉल्यूशन है। पर इस ट्रिक से आप बिना पेन चलाए बता सकते हो, बस आपको क्लियर होना चाहिए। पढ़ लीजिए, डीपीपी रोज लाइए, रोज क्वेश्चन करिए, पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब क्या कह रहा है देखिए, सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट कैप्ट इनसाइड द वाटर, ठीक है, व्हाइट लाइट का सोर्स बोले तो बल्ब कहां रख दिया गया है? पानी के अंदर, यहां से सभी तरह के प्रकाश आ रहा है। इफ द ऑब्जर्वर आउटसाइड इट सी येलो लाइट कमिंग आउट ऑफ वाटर, वो क्या कह रहा है? यहां पे जो व्यक्ति है वो कह रहा है यहां से येलो लाइट तो बाहर आ रही है। अब बताइए कौन कौन से कलर बाहर आएंगे, खुद देखना, वही वही कंडीशन, मस्त मजा आएगा। विब्योर, यहां जाने पर चांसेस ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते हैं, यहां जाने पर चांसेस ऑफ टीआईआर बढ़ते हैं। येलो की बात हो रही है, येलो को गोला मार दिया, अगर येलो का रिफ्रैक्शन हो गया तो ऑरेंज और रेड का तो होगा ही होगा। बात को समझने की कोशिश करिए। सर आपको कैसे पता येलो का रिफ्रैक्शन हो गया? वो कह रहा है ऑब्जर्वर को येलो कलर दिख रहा है, मतलब येलो लाइट तो बाहर आ चुकी है, और बेटा येलो का रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इसके बाद वालों का तो होगा ही होगा। तो बताइए बाहर कौन कौन से कलर आएंगे? ऑरेंज और रेड, दोनों सही है, पर ऑप्शन में केवल ऑरेंज ही है तो ऑरेंज पे टिक लगा दीजिए, बाकी रेड और ऑरेंज दोनों आएंगे तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 1 एंड 2, ऑरेंज भी सही है, रेड भी सही है। क्योंकि ऑप्शन में केवल ऑरेंज है तो ऑरेंज को टिक लगाइए। बाकी का क्या होगा बताइए? बाकी का वायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इन सब का दिया है। एक प्रश्न और बताऊंगा अभी आपको 5 मिनट बाद, पहले इस प्रश्न को दिमाग में बैठाइए कि देखिए सर येलो बाहर निकल गया, अगर येलो बाहर निकल गया तो ऑरेंज और रेड तो पक्का पक्का बाहर निकलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाते हैं रिफ्रैक्शन के चांसेस बढ़ते जाते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल, अगर आप इसको उलझेंगे सॉल्यूशन से तो परेशान हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया जुगाड़ है विब्योर, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, कारण क्योंकि रेड का क्रिटिकल सबसे ज्यादा, एम्स का कट ऑफ सबसे ज्यादा है, तो एम्स का टीआईआर होना सबसे कम है। काम खत्म। क्या आगे बढ़े? जस्ट इसके ऊपर भी एक सवाल है 12वां, वो भी देखिए, जस्ट इसके ऊपर एक सवाल है 12वां, वो भी देखिए। बारहवां सवाल देखिए, आराम से पढ़िए, थ्योरेटिकल प्रश्न है। बताइए, बट ऑब्वियस सी बात है, वो कह रहा है रेड का थीटा है, तो फिर येलो का क्या होगा? थीटा से कम होगा, क्यों? क्योंकि रेड का तो सबसे ज्यादा होता है, बाकी दुनिया में तो सबका इससे कम ही होगा, तो येलो का क्या होगा? आंसर है लेस देन। दिमाग में बैठा लो, रचा लो, बसा लो, रेड का क्रिटिकल सबसे ज्यादा होता है, इसलिए रेड का टीआईआर होना मुश्किल है, और रेड का अगर क्रिटिकल एंगल थीटा है तो बाकी सब कलर का तो उससे कम ही होगा। बताइए क्या बात समझ में आती है? एक लगा लीजिए। अब आइए सवाल नंबर 11, 11 करते हैं, कॉपी में एक लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 डीपीपी नंबर 3, बस डीपीपी रोज लाएं, एक फोल्डर बना लें, थोड़ा सिस्टमेटिक होइए अपने जीवन में, एट रैंडम मत पढ़िए, अपनी एनर्जी सही दिशा में चैनलाइज करिए। डीपीपी है, फोल्डर है, पढ़ाई करने हैं, फॉर्मूले याद हैं, तभी काम चलेगा बेटा। सवाल नंबर 11 स्टार लगा लीजिए, एनसीईआरटी का प्रश्न है, सवाल नंबर 11 स्टार लगा लीजिए, एनसीईआरटी का प्रश्न है, डीपीपी नंबर 3, सवाल नंबर 11। बस ऐसे लिख लिया करें, जो कॉपी में लिखते हैं ऐसा लिखें, डीपीपी नंबर डाला, क्वेश्चन नंबर डाला, बस कोई क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, डीपीपी आपके पास है ही।
एनसीईआरटी का प्रश्न है, कैलकुलेशन भली थोड़ी सी कठिन है पर मुझे कैलकुलेशन में नहीं जाना है, मुझे आपको ये सिखाना है, लैंग्वेज पढ़कर समझ में आ रहा है क्या? अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80। तो आप चित्र बनाओ, बल्ब, बल्ब की डेप्थ 80, ये देखिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। अब तुझे फील आनी चाहिए, अच्छा बल्ब से लाइट निकलती है, सर्कल ऑफ विजन बनता है, तो इसी एरिया से तो निकल के आ रहा है वो। अब कहीं लिखा हुआ थोड़ी ना आएगा सर्कल ऑफ विजन, यही लैंग्वेज पढ़कर आपको चमकना चाहिए। इसलिए फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलता, सवाल पढ़ने से चीजें समझ में आती हैं। एक बल्ब है, पॉन्ड के अंदर है, वहां से प्रकाश निकल रहा है और वो कह रहा है एरिया बताओ, तो बताओ आर पूछा है या एरिया पूछा है? आर नहीं पूछा, एरिया। एरिया क्या होता है बताइए? पाई आर। आर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एच अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस, स्क्वायर करेंगे एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस, अब सब कुछ दे रखा है, पाई। एच कितना है? 80। सेंटीमीटर में रख दूं? नहीं, ऑप्शन मीटर में, तो 80 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर माइनस 2। म्यू, म्यू कितना है? 1.33। 1.33 को 4/3 बोल सकते हो, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, 4/3 को 1.33 बोल सकते हो। एनसीईआरटी का प्रश्न है, एनसीईआरटी में सामान्यतः कैलकुलेशन टफ होती है, पर बात टफ की नहीं है, वो रियलिस्टिक सिचुएशन देता है। आप तो कॉन्सेप्ट समझिए, वैल्यू पुट करना सीखिए और धीरे धीरे कैलकुलेशन भी आ जाएगी। 1.33 को आपको सोचना आना चाहिए, या 4/3 रख दो। अब आपने 1.33 रख दिया तो फंस जाओगे, 1.33 का स्क्वायर कैसे करोगे? अब बताइए क्या हो जाएगा एरिया? पाई 80 का स्क्वायर बोलो, 6400 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, 4/3 का स्क्वायर 16/9। हाँ हाँ, पहले आर निकाल लें फिर ये निकाल लें, एक ही बात है। कितना आ रहा है लगभग बताइए, एरिया कितना आ रहा है लगभग? 2 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा, 2.54। थोड़ी सी कैलकुलेशन कठिन है, इतनी उलझी हुई कैलकुलेशन नहीं आती है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, लैंग्वेज समझिए और धीरे धीरे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी हो जाएगी। एनसीईआरटी का प्रश्न है इसलिए स्टार लगा लीजिए, काम का सवाल। आगे पढ़ते हैं, लिखिए, कहीं डालिए। ऑप्टिकल फाइबर, अभी जीवन में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है मोबाइल। आपसे 2 दिन मोबाइल आपसे हटा दें, आप फड़फड़ा जाओगे। ये सब ठीक है, मैं एम्स जाऊंगा, मेडिकल फोड़ूंगा, ऑल इंडिया रैंक 1 लाऊंगा, ये सब ठीक है, पर अभी सबसे ज्यादा जरूरी है वो है मोबाइल। आप जरा सोचिए, 2 दिन 3 दिन मोबाइल अगर हटा दें मतलब आपकी हालत खराब हो जाएगी। और मोबाइल से बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, ब्लिंकिट है, स्विगी, जोमेटो, सारे ऑर्डर ही किससे आ रहे हैं? मोबाइल की ऐप से आ रहे हैं। तो मतलब पूरे जीवन का सबसे बेस क्या चल रहा है अभी? मोबाइल। और उससे भी ज्यादा जरूरी है चार्जर। आप सोचिए, मतलब आजकल तो अपना वो मजाक भी आता है कि अपन जाते हैं तो आजकल वो पानी, चाय, गरम ये नहीं पूछते, सबसे पहले चार्जर ला के देते हैं, सर चार्ज करिए मोबाइल पहले, है ना? तो इतना ज्यादा जरूरी है मोबाइल जीवन में। अब उसके पीछे जाइए, मोबाइल में सबसे ज्यादा जरूरी है इंटरनेट, बिना इंटरनेट काम ही नहीं चलेगा। और इंटरनेट के लिए जरूरी है 5G कनेक्शन, और 5G कनेक्शन किसके थ्रू हो रहा है? वो है ऑप्टिकल फाइबर। तो जितना भी ये इंटरनेट चल रहा है, जितना भी ये 4G 5G चल रहा है, ये सब किसके थ्रू हो रहा है? ऑप्टिकल फाइबर। वो ही हम पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर। हम तो 10 मिनट में पढ़ लेंगे, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी पे 4 साल की इंजीनियरिंग होती है भाई, अलग एक पूरा सब्जेक्ट चलता है। तो हम तो अभी 5-10 मिनट में पढ़ के इसको खत्म कर लेंगे, उतना पढ़ रहे हैं जितना एनसीईआरटी में दे रखा है। और भाई ये पूरा अलग ही क्या है? सब्जेक्ट है, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी। हमारे क्या काम की है? पहला पॉइंट, ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर आधारित है? आंसर है TIR। तो पहला पॉइंट लिखिए, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर is based on the principle of TIR, total internal reflection। ये अपने आप में एक सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर किस फिनोमिना पर आधारित है? और TIR का एक और फिनोमिना याद करिए, हीरे का चमकना। ये भी क्या है? TIR। क्योंकि हीरे को इस तरह से कट किया जाता है कि जब लाइट एक बार अंदर एंटर कर जाए तो अंदर ही अंदर क्या करती रहे? TIR। जो उसके एंगल हैं वो ऐसे कट किए जाते हैं, जब अंदर से खान में से निकालते हैं
तब हीरा इतना नहीं चमकता, उसकी पॉलिशिंग, उसकी ग्राइंडिंग, उसकी कटिंग, उसके बाद उसकी ब्रिलियंस क्या होती है, बढ़ती है। और वो किस प्रिंसिपल पे आधारित है, आंसर है टीआईआर। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों सवाल हैं। ऑप्टिकल फाइबर भी किस प्रिंसिपल पे आधारित है, टीआईआर। गर्मियों के दिनों में मिराज बनता है, मिराज। मिराज क्या होता है समझाऊंगा। हम हाईवे पे चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आगे पानी है, परंतु वहां जाने पर ऐसा कोई पानी नहीं दिखता। आपको पानी में अगर पास में कोई पेड़ है तो उसकी क्या दिखेगी, इमेज दिखेगी। जैसे तालाब में पेड़ की क्या दिखती है, इमेज दिखती है, परछाई दिखती है, पर वहां जाने पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये सब धोखा है। इसका हिंदी में नाम है मृग मरीचिका। अगर आपने रामायण वगैरह कभी देखी है तो एक मृग मरीचिका, एक मृग था, मतलब जो वास्तव में था नहीं, बस ऐसी आपको इल्यूजन होता था। वो इल्यूजन ही क्या है, मिराज। ये भी किस पर बेस्ड है, टीआईआर। तो ये अपने आप में एक सवाल है। हीरे का चमकना टीआईआर है, ऑप्टिकल फाइबर टीआईआर है, मिराज गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान में मिराज का बनना क्या है, टीआईआर है। बट सिक्के का ऊपर दिखना, सिक्के का ऊपर दिखना, क्या ये टीआईआर है ना, ये है एपरेंट डेप्थ, ये टीआईआर नहीं है। इसका कॉज क्या है, इसका कॉज है रिफ्रैक्शन। तो ये अपने आप में एक नीट का सवाल है कि भैया टीआईआर कौन है कौन नहीं है। चिड़िया को मछली नहीं, मछली की इमेज दिखना क्या टीआईआर है, क्या नहीं, वो क्या है, रिफ्रैक्शन। बीकर में, टैंक में सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो बेटा टीआईआर नहीं है, वो है रिफ्रैक्शन। तो छोटे छोटे सवाल आपको पता होने चाहिए, थ्योरेटिकल सवाल पूछा जाता है। एक मैंने दिया भी है, नीट में आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आराम से पढ़िए, अच्छा सवाल है। वो कह रहा है कौन सा टीआईआर नहीं है, दूसरा ऑप्टिकल फाइबर टीआईआर है, मिराज टीआईआर, डायमंड का चमकना। तो वैसे ही कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सेकंड। बताइए क्या बात क्लियर है। बढ़े आगे, चलिए अगले लेक्चर में सभी लोग मॉड्यूल लेके आना। 1.5 घंटा केवल मॉड्यूल सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि मॉड्यूल आप करना स्टार्ट करो। नहीं तो क्या होगा, ये ऐसे ही रह जाएंगे 6 के 6 मॉड्यूल। मैं करके दिखाऊंगा बीच बीच में, ताकि आपको एक तरीका मिले, आपको कॉन्फिडेंस आए, हाँ यार मॉड्यूल सॉल्व किया जा सकता है। 1.5 घंटा पूरा मॉड्यूल के क्वेश्चन कर करके दिखाऊंगा, एक एक सवाल, ऐसा 5-6 बार करूंगा, ताकि आपका धीरे धीरे मॉड्यूल से डर हटे, आपको लगे हाँ यार इसके भी सवाल पूरे पूरे बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको सब्जेक्ट का इंटरेस्ट बनाए रखें, आपसे एक एक सवाल बने, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप घर जाके पढ़ाई करो, ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। तो एक दिन अगले लेक्चर में सिर्फ यही करूंगा, 1.5 घंटे क्या कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स, ताकि आपका डर हटे, आपको लैंग्वेज समझ में आए, क्या दे रखा है, क्या पूछा है, इसकी अप्रोच क्या होगी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सब भी सिखाऊंगा, ताकि धीरे धीरे आपका डर हटे, सब्जेक्ट में आपको मजा आए, आपका इंटरेस्ट पैदा हो कि नहीं सर मैं भी पढ़ सकता हूं, और फिजिक्स पर केवल टॉपर्स का हक नहीं है, हम सबका भी बराबर का हक है। सही बात है क्या। चलिए आगे बढ़े, लिखें। ऑप्टिकल फाइबर की हेडिंग चली रही थी, अब उसका फोटो बनाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर का फोटो बना लें। ये ऑप्टिकल फाइबर है, एनसीईआरटी में भी इसका प्रश्न दे रखा है भाई, एनसीईआरटी में अनसॉल्व्ड है, जेई मेन में 2 बार आया है, नीट में नहीं आया अभी तक, संभावना है कि आ जाएगा। एनसीईआरटी में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। अंदर वाला कहलाता है कोर, बाहर वाला कहलाता है क्लैडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, क्लैडिंग का μ2। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा होता है म्यू कोर। ये बाहर से लाइट आ रही है, ये एंगल अल्फा है। आराम से चित्र बना लीजिए। आज घर जाके टीआईआर पढ़ना पूरा, क्वेश्चन बताऊंगा डीपीपी के, मॉड्यूल के, केवल टीआईआर पढ़ना। टीआईआर पर एक प्रश्न आता ही आता है, इसलिए टॉपिक को साथ साथ तैयार करो, बाद में करने का कोई फायदा नहीं है। अभी तो ज्यादा पढ़ने का समय है, शाम को पूरे दिन फ्री हो, 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर इनऑर्गेनिक के, या कुछ आपको ऑर्गेनिक या कुछ बॉटनी जूलॉजी जो याद करने वाले टॉपिक हैं वो 5-6 निपटा दो। अब ये होशियारी है,
ये इंटेलिजेंसी है, स्मार्टनेस है, क्योंकि अभी इतना पढ़ाया ही नहीं गया है। आपके पास पूरे दिन समय है, अगर आप देखो तो ज्यादा घर पे भी लोड है ही नहीं, आधे घंटे का होमवर्क मिलेगा, आप कर लोगे, उसके बाद पूरा दिन है। जनवरी फरवरी में आके जाके लगेगा अरे टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो अभी होशियारी है ना, या थोड़ा थोड़ा हम अभी पढ़ना शुरू कर दें, 5-5 चैप्टर जो याद करने वाले हैं उनको निपटा दें। कई बॉटनी जूलॉजी में ऐसे चैप्टर हैं जो आपको समझ में आए हुए हैं, आपको मन में भी पता है यार ये अब मुझे याद ही करना है, तो भाई उनको याद करके उसके शॉर्ट नोट्स बनाकर डायग्राम बनाकर अभी निपटा दो। यहाँ तो पढ़ाएंगे ही, पूरा पढ़ाएंगे, पर तुम्हें भी पता है वो तुम्हें समझा हुआ है, वो तुम्हें आता है, वो याद ही करना है, मास्टर पढ़ाएगा एक बार और रिवाइज हो जाएगा। तो थोड़ी होशियारी रखो, सिलेबस जितना अपने आप कुछ कुछ चैप्टर कर सकते हो वो करो। मैं ये नहीं कह रहा कि रोटेशनल अपने आप कर लो, तो हम पढ़ाएंगे। ये नहीं कह रहा कि मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ के आ जाओ, तो हम पढ़ाएंगे। पर मैं ये कह रहा हूं जो याद करने वाले चैप्टर हैं, जो आपको भी मन में पता है अंदर तक यार ये तो याद ही करने हैं, उनको तो अपने लेवल पे पढ़ सकते हो। ये होशियारी है, बाद में जाके दिसंबर जनवरी में परेशान होने से क्या फायदा। चलिए आइए बोर्ड पे देखें। ये ऑप्टिकल फाइबर है, केबल होती है, आपने रोड पे सड़क पर कभी देखी होगी, ऑरेंज कलर के ब्लू कलर के पाइप्स होते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर है। ये लाइट आ रही है, सिग्नल आ रहा है, जो सिग्नल हमें यहां से दूसरी जगह भेजना है। अब आप देखना, ये लाइट आई, जैसी ये एयर से कोर में जाएगी, सीधी जाएगी या रिफ्रैक्ट होगी? रिफ्रैक्ट हो गई, ये देखिए रिफ्रैक्ट होगी, सीधी नहीं, देखो मैंने बेंड करी है, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, इसको जाना है क्लैडिंग में, इसको जाना है। अगर ये एंगल क्रिटिकल से ज्यादा हो जाए तो क्लैडिंग में जाएगी, क्या करेगी? टीआईआर, वापस टीआईआर, वापस टीआईआर, इस तरह से अंदर ही अंदर क्या होता रहेगा? टीआईआर। देखिए वापस सुनिए, ये थीटा हटा सकते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और बताइए, ये सेंटेंस बताइए, कोर का ज्यादा क्यों होता है? खुद बताइए। अगर इस पॉइंट पे टीआईआर होना है तो टीआईआर की बेसिक शर्त डेंसर से रेयर, मतलब इसको क्या होना चाहिए? डेंसर। डेंसर होने के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। यहां टीआईआर नहीं हुआ है, गलत अप्रोच नहीं याद करें, यहां क्या हुआ है? यहां रिफ्रैक्शन हुआ है। टीआईआर कहां हुआ है? यहां टीआईआर हुआ है। क्या बात समझ पा रहे हैं? और इसका ये एंगल पूछा जाता है अल्फा। दिस अल्फा इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस एंगल। क्या कहते हैं इसे? एक्सेप्टेंस एंगल। और इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है साइन अल्फा लेस देन इक्वल टू म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर। स्नेल लॉ से इसको डिराइव कर सकते हैं, पर उस मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए आप इसको एज अ रिजल्ट याद कर सकते हैं। साइन अल्फा इज लेस देन इक्वल टू म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर। ना कोई डायग्राम बनाने को आएगा, पर डायग्राम से आपको फील आती है कि अच्छा कोर क्या है, कोर के ऊपर क्लैडिंग है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, आपको कोई कहे म्यू1 क्या है तो आपको बोलना आना चाहिए म्यू1 क्या है? कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू2 क्या है? क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अल्फा का नाम क्या है? अल्फा का, अल्फा का नाम है एक्सेप्टेंस एंगल। बोल लो, बोलोगे तो थोड़ा डर हटेगा। क्या नाम है? एक्सेप्टेंस एंगल। सीखोगे फिजिक्स, बोल बोलकर घर पर भी कोई फॉर्मूला याद करें तो उसके बारे में बोलें। सर्कल ऑफ विजन है तो उसके साथ बोलें, एक पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर एक बल्ब है, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, बाहर से खड़े व्यक्ति को वो प्रकाश एक सर्कल के रूप में आता हुआ दिखेगा, उस सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला हम याद कर रहे हैं। ऐसा बोलकर करोगे ना तो परीक्षा में चमकेगा। सीधे सीधे फॉर्मूले रटोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि लगाना क्या है। इसलिए थोड़ा सा पढ़ने का अंदाज बदलें, थोड़ा सा उसको एलोबरेट करें, जितना ज्यादा विज्ञान बोल सकते हैं उतना बोलिए। फॉर्मूला याद कर लीजिए, साइन अल्फा लेस देन इक्वल टू म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कोर का ज्यादा या क्लैडिंग का ज्यादा? कोर का ज्यादा, कारण टीआईआर होने के लिए डेंसर से रेयर जाना जरूरी है। अच्छा कभी कभार वो क्लैडिंग नहीं देता, सोचो अगर क्लैडिंग नहीं है तो बाहर कौन है? एयर। और अगर एयर है तो म्यू2 कितना हो जाएगा? तो लिख लीजिए, if cladding is absent, if cladding is absent in some cases, then take mu2 is 1. अब दो क्वेश्चन देखिए, मैं भी कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ करिए। डीपीपी नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 8, डीपीपी नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 8। रोज डीपीपी लाएं, कई बच्चे डीपीपी लेके नहीं आए, बैठना पड़ता है खाली, बड़ा खराब लगता है यार, डीपीपी नहीं है कैसे सवाल पढ़ें। तो गलतियों से सीखें यार, रोज डीपीपी लानी है यार, ऐसे ही बैठे हुए हैं कई बच्चे। डीपीपी लाएं, मॉड्यूल लाएं, फॉर्मूले याद करके आए, फायदा क्या? अभी से ऐसा करोगे, अभी तो पूरा साल बचा हुआ है भाई, पूरे सेशन पढ़ना है। थोड़ा सा सीरियस होइए, थोड़ा डेडिकेशन बढ़ाइए अपना पढ़ाई के प्रति। क्वेश्चन नंबर 8। अब पूरी उसने नाटकबाजी कर रखी है,
अपन को इतनी नाटकबाजी चाहिए नहीं, डायग्राम देखते ही क्लिक कर रहा है। कोर का कितना, √2, क्लैडिंग का कितना, √3/2, पूरा अंदर है 3 और 2 दोनों। अब आपसे पूछा है मैक्सिमम एंगल बताओ। यार ये मैक्सिमम शब्द क्यों लिखा, आप खुद बताओ, थोड़ा इन बातों को समझो। साइन अल्फा हमेशा इससे छोटा होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बराबर। तो जब वो मैक्सिमम पूछेगा तो बताओ मैं क्या कर दूंगा, इक्वल। देखो ये छोटी छोटी बातों को समझो, उसने मैक्सिमम शब्द लिख दिया। मैक्सिमम शब्द का मतलब है आपको क्या लेके सॉल्व करना है, इक्वल। अब म्यू1 रख दो, म्यू1 रख दो, कितना है म्यू1, √2, √2 का स्क्वायर, √3/2 का भी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 3/2, 4 एलसीएम, 2 × 4 - 3, 1/2 आ रहा है भाई। तो साइन अल्फा 1/2, 1/2 कब होता है बताओ। अच्छा अच्छा, ओके, नीचे तो 2 ही है ना, तो ये 2 है, ये 2 है, 1/√2 होगा। 1/√2 कब होता है, 40। अब फॉर्मूले को बॉक्स में डाल लें, थोड़ा सा याद करें, 2 मिनट रुक जाएं, कोई जल्दबाजी नहीं है। फॉर्मूले को याद करें, घर से पूरा TIR पढ़ के आए, 15 से 20 वाला भी देता हूं आपको होमवर्क में, लगा के आए। अटकेंगे तो अटकेंगे, मैं बैठा हूं ना, मैं करवाऊंगा क्लास में। अटेम्प्ट तो करके आ बेटा, अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं तो आएगा कैसे। बता क्या क्लियर है क्या, 9th में निपटा दो, 9th में निपटा दो। अब वो क्या कह रहा है खुद देखो, क्वेश्चन नंबर अगले में खुद देखो, 9th में क्या कह रहा है, इन द अबव प्रॉब्लम व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग। तो क्या ले लेंगे बताइए, 1 ले लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए आउटर कवरिंग नहीं है, इसका मतलब क्लैडिंग absent है, और क्लैडिंग absent है, देन टेक μ2 इज 1। तो साइन अल्फा का फॉर्मूला √μ1² माइनस μ2, μ1² कितना, 1, 1 कब होता है 9। बताइए, एक लगाते जाएं। बढ़े आगे, अब एक अच्छा सवाल लिखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर क्लास खत्म करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखें, इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट द, in the given situation calculate the refractive index, refractive index of the prism, of the prism, so that, so that TIR will take place, TIR will take place at point P। ये ध्यान देना, ये लाइट सीधी नहीं जा रही है, देखो मैंने बेंड करी है अंदर, है ना, अच्छे से बनाना। ये 2 बार एम्स में आया हुआ सवाल है और बढ़िया प्रश्न है। मजे की बात है कि ना, अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो बहुत बड़ा है, पर इसको ऑप्टिकल फाइबर के कॉन्सेप्ट से बहुत जल्दी कर सकते हो। बस आपको ये चमकना चाहिए कि सर ये मैं ऑप्टिकल फाइबर की ट्रिक से सोच सकता हूं, बस वो आपको क्लिक करना चाहिए। बोलूं, सोच के आइएगा घर से इसको डायरेक्ट, मैं मॉड्यूल का होमवर्क दे रहा हूं, नेक्स्ट टर्न पे सभी लोग DPP मॉड्यूल जरूर लेकर आए हैं। होमवर्क लिखिए, DPP नंबर 3 पूरी, DPP नंबर 3 पूरी, और पेज नंबर 33 पर, पेज नंबर 33 पर एक्सरसाइज है 1.4, पेज नंबर 33 पर एक्सरसाइज है 1.4, इसमें 15 सवाल है, 15 के 15 आप कर सकते हैं।
अगले टर्न पर केवल 1.5 घंटे न्यूमेरिकल कराऊंगा। भाई अभी बहुत तेज भागने से फायदा नहीं है, अभी 10-15 दिन ये बात समझ में आए कि न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है। सब मेरे से 70-80 न्यूमेरिकल बन जाएं तो मेरा चैप्टर को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए सभी मॉड्यूल जरूर लेके आइएगा। डीपीपी किसकी है, मॉड्यूल किसका ले लेना। और होमवर्क में डीपीपी नंबर 3